देखो यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा हम बात करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, गिवन दैट द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस 3x/8 की होल पावर में 10 हैज द मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, देन फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस लिमिट। देखो जब हम लोग सिंपल इस तरह से अप्लाई करते हैं तो हम लोग एक तरह से प्रोसीड किए कि tr+1 का ऐसा हम वहां तक पहुंचना है जब tr+1 बाय tr टर्म को डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आ जाए। तो प्रॉपर्टी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कोफिशिएंट की खूबसूरती होती है कि उसके बाद हमें अगला चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि यदि वो टर्म मैक्सिमम वहां तक हम लोग रेंज के अकॉर्डिंग वहां तक पहुंच गए तो उसके बाद का टर्म डिक्रीज ही होनी है। ठीक है, तो बेसिकली वैसे हमें एक्चुअली करना था तो हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए था। हमें रखना चाहिए tr+1 और tr ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1, और दूसरा ये कि tr+1 और tr+2 उसका अगला वाला टर्म की बात करें ये भी ग्रेटर देन होना चाहिए 1। हमें ये दो टर्म से बात करनी है। ठीक है, बट हम लोगों ने जैसा कि उससे पहले जो कुछ एग्जांपल देखा था उसमें देखा था कि जैसे एक मैक्सिमम लिमिट के बाद उस रेंज तक पहुंचे जहां तक मैक्सिमम हो उसके बाद से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। इसलिए सेकंड केस हम लोग चेक नहीं किया। आप भी यदि करना चाहो तो इस केस से भी यदि सॉल्व करोगे आपका रेंज तो वही निकल के आएगा जो दोनों क्वेश्चंस में आया है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कि फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस हैज द मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ टर्म को हम ऐसा बात करें कि यदि इस एक्सपेंशन में 3x/8 की पावर 10 के एक्सपेंशन में हम जो फोर्थ टर्म लिख रहे हैं ये फोर्थ टर्म और डिवाइडेड बाय 3 यानी थर्ड टर्म से इसको मैं करूं तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बनानी चाहिए। और दूसरी बात कि यदि मैं फोर्थ टर्म को फिफ्थ टर्म से डिवाइड करूं तो जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये भी 1 से बड़ी आनी चाहिए, तो फोर्थ टर्म जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटर है, थर्ड टर्म से बड़ा होगा और फिफ्थ वाले टर्म से भी बड़ा होने वाला है। बस कुछ नहीं करना, इन्हीं दो कंडीशन को फुलफिल करके और इसको हमें लिख लेना है। जैसे सोच के देखो जरा ध्यान से कि यदि मैं इसके लिए बात करता हूं इसके लिए तो यहां से मैं क्या लिखूंगा बच्चे, यहां से मैं लिखने वाला हूं 10c t4 10c3 अपॉन में, और क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे 10c2 ये लिखने वाला हूं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं वो समझे जरा ध्यान से। ठीक है, इसके लिए मैं लिखने वाला हूं 2 की पावर में, जब मैं 3 लिखूंगा तो 2 की पावर में 7 और बाकी 3x/8 की पावर में 3। अगली बार 2 की पावर में मैं लिखने वाला हूं 8 और अगली बार 3x/8 की पावर में मैं लिखने वाला हूं 2। ऐसा कुछ मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, ये तो इस तरह की पिक्चर हो गई और ये ऐसा होना चाहिए इससे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ की पिक्चर यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या देख पा रहा हूँ एक इक्वेशन यहाँ से देखो जरा ध्यान से। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी यदि NCR-1 हो तो इसको हम n-r+1/r लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों 10c3 और 10c2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 r की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1/3, दैट मीन्स बच्चों ये आ जाएगा 8/3। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8/3। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये होने वाला है कि ये मेरे पास लिखा हुआ है क्या 8/3, वहां से सिंपल से निकल करके आ गया है 8/3। ठीक है, उसके बाद यहां से मैं बात करूं तो इस केस में ये मेरे पास मिल रहा है ये। ठीक है, इस तरह से। दूसरी बात बच्चों 1/2 क्योंकि इस तरह से ध्यान रखना। तीसरी बात 3x ऊपर बचेगा। ठीक है, और यहां से जो आने वाला है वो क्या आने वाला है 8 डिनोमिनेटर में आने वाला है, क्योंकि ये ऊपर एक बार
तो यहाँ से ये गायब हुआ, यहाँ से ये गायब हुआ। तो ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ ऐसा लिखा हुआ था, तो x को ग्रेटर देन होना पड़ेगा 1 से। क्या बोला मैं? x को ग्रेटर देन होना पड़ेगा 1 से, ठीक है? ये एक बात हुआ। दूसरी बात, सॉरी 1 नहीं, ये 2 इधर जाएगा, तो x को ग्रेटर देन होना पड़ेगा 2 से, ठीक है? ये एक बात इसने बोल दिया, ठीक है? कोई इशू तो नहीं यहाँ पे नहीं, अभी तक हमें ये पता लगा। हाँ, एक बात और, दूसरी बात बच्चों ये ध्यान रखना कि देखो इसमें हम लोग क्या मॉड लेके चल रहे हैं, ठीक है? ऐसा, तो ऐसा कुछ समझ लो कि मॉड x को ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से। सोच के देखो कि यदि मॉड x ग्रेटर देन 2 है, अभी हम लोग इसको यहीं पे छोड़ते हैं, मॉड x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। यदि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको यदि मैं रिवर्स लिख लूं तो थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत होने वाली है। मतलब मैं लिख रहा हूँ t5 और t4 को लेस देन कर दूं 1, ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, मॉड लगा रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। तो t5 बाई t4 है ना, ये निकल के क्या आएगा बच्चे? tan c 5 अपॉन tan c 3, ऐसा कुछ इसको हम लिखेंगे। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं tan माइनस 4, r की वैल्यू 4 प्लस 1 अपॉन 4, दैट मीन्स यहां से आ जाएगा 7/4, इस तरह से कुछ निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो जब मैं इसमें एक्सपेंशन लिख रहा हूं, तो लिखने क्या वाला था tan c 4, उसके बाद 4 के साथ 2 की पावर में 10 था ना, तो यहाँ पे 6 और 3x/8 की पावर में 4 अपॉन में आ जाओ। यहाँ से लिखने वाला था tan c कितना, tan c 3, 2 की पावर में 7 और 3x/8 की पावर में यहाँ से आ जाएगा 3। देखो जरा ध्यान से, इन दोनों की जो वैल्यू लिखी हुई है बच्चों, वहां से निकल कर के आ रही है 7/4, इस पे आओगे तो आ जाएगा 1/2 और इस पे आओगे तो फिर आ जाएगा 3x/8, ठीक है? और ये वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 1 की। तो जो मुद्दे की लड़ाई है बच्चों, वो यहाँ से ये है कि जरा ध्यान से देखो, है ना, जो हमारे पास मुद्दे की लड़ाई है 7/4 है ना, हमारे पास जो लड़ाई है वो ये है कि मॉड है ना, मॉड को लेके चलना है। तो बाकी नंबर्स तो है, x के साथ ही जो प्रॉब्लम होने वाली है वो कुछ ऐसी है कि देखो ये लिखा हुआ मतलब ये लिखा हुआ 64 बाय यहाँ से आ जाएगा ना 21, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। तो सोच के देखो जरा ध्यान से, वैसे मॉडुलस इनइक्वालिटी आप लोग पढ़े होंगे है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में, लेकिन फिर भी किसी को थोड़ा मोड़ा डाउट है तो बता देता हूँ कि यदि कभी कुछ ऐसा दिया हो कि मॉड x ग्रेटर देन a, तो x कहां से कहां बिलोंग करता है बच्चों? x को बिलोंग करना चाहिए -∞ से लेकर a तक, यूनियन a से लेकर ∞ तक, ठीक है? मैंने ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला बच्चों, अरे यार ये माइनस से होगा ना, ऐसा मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि देखो जरा ध्यान से, यदि मॉड x की बात कर रहा हूं मैं कि ये ग्रेटर देन है 3 के, तो x की वैल्यू यदि मैं 4 लेता हूं तो भी इक्वलिटी सही है, और x की वैल्यू -4 लेता हूं तो भी इक्वलिटी सही है। मतलब इन दैट केस x बिलोंग करेगा -∞ से लेकर -3 तक, यूनियन 3 से लेकर ∞ तक, ठीक है? इस तरह से ये चीजें बिहेव करती हैं, ठीक है? तो यहां से मैं बात करूं कि मॉड ऑफ x है ना, मतलब मॉड ऑफ x जो है ये ग्रेटर देन यदि 2 है, तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ के लिए हमारे पास आ जाएगी -∞ से लेकर -2, यूनियन 2 से लेकर ∞ तक, ठीक है? बात नंबर 2 ये है कि x की है, ये तो फर्स्ट केस से निकल गया, केस नंबर 1। केस नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ से x बिलोंग करना चाहिए -∞ से -64/21 तक, यूनियन 64/21 से यहाँ तक, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है? अब देखो यार जरा ध्यान से, ठीक है? ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यदि कल को आपको ऐसा कुछ पता लग जाए कि यार अब मैं x का कौन सा सेट हमारे लिए होगा, तो देखो 1 और 2 दोनों का हमें क्या लेना है, 1 और 2 दोनों का ही हमें इंटरसेक्शन लेना है।
अब इंटरसेक्शन क्या होता है वैसे तो आप लोग को आता होगा, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस इंटरसेक्शन को लेते कैसे हैं। देखो जरा ध्यान से, इंटरसेक्शन मतलब जब हमें दोनों की बात में आने वाली है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट केस की बात करें, ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ से -2 और यहाँ से 2 है। तो फर्स्ट केस बोला कि भाई साहब मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपको ये वाला पूरा का पूरा एरिया कवर कर लो और ये वाला पूरा का पूरा एरिया कवर कर लो, ठीक है। 64/24 ये वैल्यू यदि मैं इंडिकेट करने की कोशिश करूं तो 64 शायद यहाँ पे मिलने वाला है और माइनस का 64/21 यहाँ मिलने वाला है, ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट तो सोच के देखो कि ये भाई साहब कहेंगे कि भैया मुझे लेस देन हो, सॉरी यहाँ पे लेस देन की बात कर रहा है, सॉरी 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 बच्चे, यदि लेस देन की बात करें ना, ध्यान रखना इस बात को, यदि लेस देन की बात करें तो इसका रिवर्स मतलब अंदर वाला हमें लेना है ना। देखो जरा ध्यान से, यदि ऐसी बात करें तो यहाँ से हमें 64/21 से लेकर 64/21 तक अंदर चलना है, ठीक है। तो अंदर के लिए बोले तो ये वाला केस आ जाएगा कहां से कहां तक, ये वाला, ये। अब हमें चाहिए कि दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है बच्चों जहां दोनों राजी कर रहे हैं। दोनों राजी कहां पे कर रहे हैं, एक तो इस वाले रीजन पे और एक इस वाले रीजन पे, ठीक है। तो जो हमारा x का जो हमारा कंबाइंड आंसर आने वाला है वो आने वाला है x बिलोंग्स टू -64/21 से लेकर -2 तक, ठीक है, यूनियन, ठीक है, 2 से लेकर 64/21 तक, ऐसा कुछ हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। इस तरह से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, स्पेस को। यदि बच्चों कल को यहाँ पे लेस देन लगा हुआ था, मतलब ऐसा हो कि मॉड ऑफ लेस देन किसी नंबर k से छोटा हो तो x की वैल्यू हमेशा -k से लेकर k तक दौड़ती है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। हमें सिंपल बोला जाता है गिवन दैट द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इट, इसलिए हमने इनइक्वालिटी का कहीं यूज नहीं किया है। यदि कोई इनइक्वालिटी होल्ड करती है, हम लोग इनइक्वालिटी होल्ड कराते हैं तो जो इनके एक्सट्रीम केसेस थे उन केसेस पर या तो थर्ड टर्म या फिर फिफ्थ टर्म भी, मतलब दो टर्म भी उनपे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। देखो कभी भी यदि किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले एक्सप्रेशन में यदि कभी ऐसा बात करने 3 टर्म्स आर गिवन दिस या फिर ऐसा बोलते हैं 3 टर्म्स आर इन एक्सपेंशन इन एबी, जो भी इस तरह कभी 3 टर्म्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, 3 टर्म्स या 4 टर्म्स इस तरह से कुछ बात है, तो इनका अप्रोच करने का तरीका क्या होता है बच्चों, कंजुगेटिव टर्म्स की बात करता है। देखो जरा ध्यान से, ठीक है, कि द कोएफिशिएंट्स ऑफ द, हम सिर्फ क्वेश्चन से समझेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका क्या है, जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर मैं 1 की बात करता हूं, ठीक है, 1 की बात करूं मैं तो 1 में क्या लिखा हुआ है मेरे पास कि 1 + x की पावर n का 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कौन कौन से टर्म होंगे, वो ऐसा कुछ बोलता हूं t r -1 मान लेता हूं, या फिर सॉरी टी आर ही बोलते हैं हम लोग, या टी आर +1 बोल देता हूं, या टी आर +2 बोल देता हूं। ऐसे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि हमें दिए हुए हैं 165 1330 और 462, ये उस एक्सपेंशन के टर्म्स हमें दिए हुए हैं। तो इनको अप्रोच करने का तरीका क्या है बच्चों, देखो जरा ध्यान से, यदि मैं टी आर की बात करूं तो टी आर को क्या लिख सकता हूं उस एक्सप्रेशन के हिसाब से एन सी आर -1, ठीक है, x की पावर में r-1, इससे अभी मुझे क्योंकि हमें द कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा है, कोएफिशिएंट की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद टी आर +1 के लिए भी बात करूं तो एन सी आर x की पावर r होगी
और यदि टी आर प्लस 2 की मैं बात करूँ तो एन सी आर प्लस 1 एक्स की पावर आर प्लस 1 होगी। इनसे मुझे मतलब नहीं, मुझे कोफिशिएंट की बात करनी है। तो यदि मैं कोफिशिएंट्स की बात करूँ बच्चों तो देखो जरा ध्यान से, ठीक है, होने क्या वाला है यहाँ पे कि इनका रेशियो मुझे दिया हुआ है, मतलब ये यदि मैं रेशियो निकालने की कोशिश करूँ, मतलब क्या, देखो जरा ध्यान से, कल को यदि मेरे पास कभी ऐसा आता है कि एन सी आर अपॉन, ठीक है, एन सी आर माइनस 1, यदि ऐसा आता है बच्चों तो मैं लिखता हूँ देखो एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, ये लिखता हूँ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, यदि कल को r को मैं r प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, r को r प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे n माइनस ऐसा प्लस 1 अपॉन r प्लस 1, मतलब ये कि यहाँ से सिंपल जो निकल करके आने वाला है मेरे पास, ये आ जाएगा कितना n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1, ये निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसके लिए ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, कल को यदि कभी मेरे को इसका रिवर्स लिखने की जरूरत पड़े, रिवर्स मतलब ये कि यदि कभी मुझे एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस 1 लिखने की जरूरत पड़े तो ये हो जाएगा आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ तक की बात हम लोग समझते हैं। अब जरा ध्यान से, इनके कोफिशिएंट्स तो ये हैं, ठीक है, तो जरा सोच के देखो, ध्यान से जरा सोच के देखो कि मैं कल को ऐसा लिखता हूँ एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, कौन सा वाला, ऊपर वाला, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास निकल के आएगा एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, ठीक है, कौन सा वाला टर्म, ये दोनों टर्म पे बात किया था, ठीक है, ये दोनों टर्म यदि मैं इनका रेशियो बात करूं, दिस अपॉन दिस, मतलब ये 33165 ऐसा लिखा हुआ था यहाँ, ठीक है, ऐसा कुछ हम लोगों ने बात किया। अब दूसरी तरह से बात करता हूँ, ठीक है, ये तो यहाँ से आ गया। दूसरी बात, इसी में अगला, कल को मेरे को ऐसा मिला कि एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से मुझे मिलने वाला है 462/330, ऐसा कुछ मिलने वाला है, ठीक है, इस तरह से। तो इस खंडे को मैं लिख सकता था यहाँ से ऐसा, मतलब मैं क्या लिख सकता था इसको n माइनस आर और n प्लस 1 अपॉन, यहाँ से हो जाएगा 462/330, ठीक है। यदि मैं इसको शायद कैंसिल करने की कोशिश करूँ तो ये कैंसिल होने वाला है, 11 से मैं कैंसिल करता हूँ तो 4 और यहाँ से बच जाएगा कितना 2, मतलब 2 टाइम्स, और इसको कैंसिल करता हूँ तो 3 दिस टाइम्स। अब यहाँ से ये आ जाएगा बच्चों, यदि इसको हम लोग और थोड़ा सा कैंसिल करने की कोशिश करें तो 21/6 से कैंसिल करने की कोशिश करें तो यहाँ से आ जाएगा 7/5, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है फर्स्ट केस। इसमें यदि मैं बात करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो जरा ध्यान से, ये शायद सेकंड 2 टाइम्स नहीं कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मैं बात करने की कोशिश करता हूं बच्चों, है ना, तो यहाँ से आने वाला था क्या, देखो जरा ध्यान से, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आने वाला n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू में लिखा हुआ है, मतलब n प्लस 1, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2r प्लस r, r इधर लेकर आया तो यहाँ से निकल के आया कि n माइनस 3r इज इक्वल टू -1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ से मैं बात करूँ यदि, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, 5n 5r इज इक्वल टू में 7r और 7, ये इधर जाएगा इधर आएगा, 5n माइनस इसको भी इधर लेके आ जाते हैं 12r इज इक्वल टू में 7, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन
इक्वेशन और 2 वेरिएबल आ चुके हैं, ठीक है। यदि बच्चों इसको मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करूँ, ठीक है। 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल है हमारे पास, है ना। यदि इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो देखो जरा ध्यान से क्या होने वाला है ना। इस इक्वेशन को मैं लिख लूँ, देखो जरा ध्यान से, 4n माइनस 12r इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 5n 12r इक्वल टू में 7, ठीक है। इन दोनों को यदि मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस का n इज इक्वल टू में, ठीक है, माइनस का n इज इक्वल टू में कितना निकल के आएगा ये 3, n की वैल्यू 3, ऐसा कैसे हो गया है, कहाँ गलती करो। तो ये अब ये कैसे नेगेटिव आ गया, अच्छा कहाँ पे मिस्टेक है देखते हैं जरा। ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से हो जाएगा, देखो इसको लिखते हैं हम लोग पहले 5n माइनस का 12r इज इक्वल टू में 7, ठीक है। और वहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4n माइनस का 12r इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। यदि इनको दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो n इज इक्वल टू में ये कैंसिल हुआ, तो हाँ ठीक तो है, 11 होगा, पता नहीं कहाँ मिस्टेक। हाँ तो देखो जरा n की वैल्यू आ गई, यदि n की वैल्यू आ गई बच्चे 11 तो किसी भी इक्वेशन को पुट कर दो, यदि n की वैल्यू 11 आ गई तो मान लो ये हम लोगों ने निकाल लिया था यहाँ से इक्वल टू ऐसा, तो यहाँ से आ गया देखो n की वैल्यू 11 रखने पर +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3r। तो r की वैल्यू आपके पास जो निकल करके आने वाली है वो कितनी आने वाली है 12/3, दैट मींस 4। तो r की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ से निकल करके आ गई, तो पता नहीं दे लेना कैलकुलेशन हम लोग, ठीक है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे हुई और ये सब क्वेश्चन किए हो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट ईयर बच्चों देखो जरा ध्यान से, इसमें भी सेम फंडा है ना। इसको मैं रफ करता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ यही सब कुछ करना है। क्या करना है देखो जरा ध्यान से, हमारे पास क्या फंडा है, हमारे पास फंडा ये है कि देखो जरा ध्यान से, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में r इन ab, इसके एक्सपेंशन ये टर्म कैसे ab में है, मतलब ये यदि मैं t5 t6 और t7 की बात करूं तो ये टर्म क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बच्चों nc4, ये टर्म लिखा हुआ है nc5 और ये टर्म लिखा हुआ है nc6 x की पावर में 6, r इन ab, ठीक है। कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, मतलब ये कि इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि यदि मैं ऐसा बोलूं 2 टाइम्स ऑफ nc5 इक्वल टू होगा nc4 प्लस nc6, ये इस फंडे को फॉलो करेगा, ऐसा कुछ बोलना चाहता है। फिर वही बात, वही कहानी, वही प्रॉब्लम्स, क्या देखो जरा ध्यान से कि यदि कभी ऐसा आ जाए कि nc जो लिखा था मैं दोबारा से लिख देता हूँ ncr, इसको बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, ये हमेशा वैल्यू वाली यूज होगा, ठीक है। कल को यदि ऐसा हो कि ncr प्लस 1 यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे ncr आ जाए तो ध्यान रखना n माइनस r अपॉन r प्लस 1, ये फंडे को भूलना नहीं है कभी भी, ठीक है। अब सुने जरा ध्यान से, हमें करना क्या है कि हमारे पास ये बोला जा रहा है कि ये कोएफिशिएंट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, यदि मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मुझे ये पता लग रहा है कि nc4 nc5 और nc6 आर इन AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें है। इसका मतलब ये होगा कि यदि मैं nc5 से तीनों को डिवाइड करूंगा किसी नंबर से तो nc4 बाय nc5 1 और nc6 बाय nc5 r
इन एपी, ये भी कैसे होंगे, टर्म किसमें होंगे, एपी में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कल को मुझे कभी ऐसा लिखना पड़ जाए, देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या बात बोल रहा हूं, सुने कैसे लिखना है, बिल्कुल ध्यान से सुने। देखो इस टर्म की बात करूं मैं NC4/NC5, NC4/NC5 क्या हुआ, इसमें देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको उल्टा करके लिख दिया गया है। यदि मैं इसको ऐसा लिखा होता कि NCR/NCR+1 इज इक्वल टू में आ जाता R+1 और n-, ऐसा लिखेंगे इस बार, ठीक है। जहां पे R की वैल्यू कितनी है, 4 है, देखो जरा ध्यान से, R की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4। सुने 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 सुने, इसके लिए मैं ऐसा लिखूं NC4 अपॉन में NC5। तो यहां के लिए जो बात कर रहा हूं ये कितना हो जाएगा, R की वैल्यू 4 लेने पर 5 अपॉन n-4 ये हो जाएगा, ये बात इसका रेशो। अब मैं इसमें ये तो 1 ही है, इस पे आता हूं NC6 अपॉन में NC5 लिखा हुआ है, ये टर्म इसके तरह का है जहां पर R की वैल्यू कितनी है 6 और 1 उससे कम है। तो इस पे यदि मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये लिखा हुआ है R-6 मतलब n-6 अपॉन समथिंग अपॉन में R की वैल्यू कितनी है 6, R की वैल्यू हम लोग यहाँ से 6 लेके चलते हैं इस तरह से। तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा कि n-5 अपॉन में 6, इस तरह से कुछ लिखा मिल रहा है। मतलब ये कि मैं ऐसा बोलूं यहाँ से कि यार मुझे दिख रहा है कि 5 अपॉन n-4 1 और n-5/6 आर इन एपी, ठीक है। ये कैसे टर्म है, एपी में है टर्म, बस खत्म काम, ये टर्म एपी में है। यहां लिख दो, क्या लिखना है, देखो जरा ध्यान से। यदि ये टर्म एपी में है इसका मतलब ये होना चाहिए कि 1 - 5/n-4 इज इक्वल टू होगा n - 5/6 - 1, ये इस तरह से होगा। तो यहां से आ जाएगा n - 9 अपॉन n-4 इज इक्वल टू में n - 11 अपॉन 6, ठीक है। तो इसको इधर लेकर जाएंगे बच्चे हम लोग, तो 6n - 36 इज इक्वल टू में n² है ना, n² के बाद यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना n² और यहां से आ जाएगा दिस और दिस, मतलब मान लो आप लोग माइनस का 15 ऐसे तो होने वाला है शायद, ठीक है। उसके बाद अगला हो जाएगा प्लस का 44, खुद मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन स्टेप को खुद बताना, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे बच्चों यदि इसको मैं अच्छे से और लिखने की कोशिश करूँ तो n² इधर निकल करके आ जाएगा 21n और इधर आ जाएगा कितना ये 0 और 9 90 आ रहा है क्या, ठीक है। ओ सॉरी, क्या मिस्टेक होती है, ऐसा कुछ इंसाइड मिल रहा है, देख लेना जरा ध्यान से, है ना। तो इसके बाद यहाँ से क्या होने वाला है, देखो जरा ध्यान से कि ये हो जाएगा n² - 21n और प्लस 98। तो इसके लिए फैक्टर यदि हम लोग करेंगे तो शायद 14 इंटू, देखो जरा ध्यान से 14n - 7n प्लस 9n इज इक्वल टू 0, इस तरह से। तो इसकी बात होने वाली है क्या कि कुछ यहाँ से हम लोग ऐसा लिखेंगे n, अरे यार फैक्टर तो कर लेना यार, क्या करवा ठीक है। तो n की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई 2, तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज के लिए आप लोग चेक करके देख लेना कि जो कोएफिशिएंट्स आने वाले हैं ये एपी में आने वाले हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हमें ये इसका सॉल्यूशन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे n की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, n समथिंग समथिंग समथिंग,